पीएम श्री योजना एक बार फिर से चर्चा में। पहले चर्चा का कारण विभिन्न राज्यों द्वारा इसका विरोध था, तो अभी फिलहाल इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एक प्रमुख विरोधी राज्य ने केंद्र के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए। जी हाँ, वो राज्य है केरल। तो केरल के एक्सेप्ट करने के साथ ही इस योजना की चर्चा एक बार फिर से हो रही है। तो आपकी परीक्षा के लिहाज से एक बार फिर से ये महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस तरफ ध्यान जाना स्वाभाविक है। तो चलिए हम देखते हैं कि विवाद का कारण क्या है और अब किस बात को लेकर विवाद फिर से प्रमुखता से दोहराए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, उन विशेषताओं को भी देखेंगे ताकि आगामी परीक्षा की राह में ये टॉपिक अगर आए तो आपके लिए सहायक हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी खबर के आलोक में। पीएम श्री योजना क्यों है चर्चा? चर्चा का कारण तो आपको बताया ही गया कि केरल ने, जो कि जहां पर जो सरकार थी पहले एलडीएफ की जो गवर्नमेंट थी, वो वाम लोकतांत्रिक जो मोर्चा था वो लगातार इसका विरोध कर रहा था। इस योजना को एक्सेप्ट करने से वो बच रहा था। लेकिन इसी इनकार के बीच में जब केंद्र सरकार ने, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा के लिए जो राशि दी जाती है उसको जब रोक दिया, तो उसके बाद से फिर लगातार लगभग 1150 करोड़ रुपए की जो कमी है वो देखी गई। 2024-25 और 2025-26 के बीच में केंद्र से कोई फंड नहीं दिया गया। तो उसके बाद केरल सरकार ने फिलहाल अब केंद्र के साथ जो समझौता ज्ञापन है यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उस पर हस्ताक्षर कर दिया है और पीएम श्री योजना को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसी विषय पर अब फिर से जो विपक्षी दल है वो मुखर हो रहा है और फिर से इसका विरोध का स्वर हमें सुनने को मिल रहा है। इसकी वजह से इसकी चर्चा हो रही है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि क्या है पीएम श्री योजना, तो किन बातों को लेकर किन स्टेट्स का अपना विरोध दर्ज हुआ है उसको भी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो कोई भी योजना होती है तो उसका पूरा नाम ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका पूरा नाम क्या है? पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। याद रखिएगा इसका पूरा नाम पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो ये बेसिकली क्या है, इसका नाम, इस नाम को आप याद रखेंगे। पूरा नाम भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत 2022 में हो गई थी और 2022 से लेकर इसकी जो अवधि है वो ये कहा जा रहा है कि 2022-23 से लेकर 2026-27 तक इसकी अवधि है। यानी कि इस योजना को का जो प्रारंभिक हम कह सकते हैं जो लक्ष्य तय किया गया वो ये अवधि रखी गई। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उद्देश्यों पर भी बात करेंगे। तो देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि आप जानते हैं 2020 में एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आई, तो इस नई शिक्षा नीति को किन स्कूलों को पहले मॉडल स्कूलों के रूप में तैयार किया जाए और उन स्कूलों को ऐसा तैयार किया जाए कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपने यहाँ लागू करें। उसी आधार पर वहां शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन मॉडल स्कूलों का अनुकरण बाकी देश के स्कूल करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो 14,500 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन करते हुए ऐसे विद्यालय तैयार किए जाए कि जिनका अनुपालन, जिनको देखकर कि वहां पर एनईपी की जिस तरह से पॉलिसीज को लागू किया जा रहा है, बाकी जगह के स्कूल उसको उसका अनुकरण करें। तो मॉडल स्कूल जो 14,500, ये लक्ष्य तय किया गया कि वहां पर इतने स्कूल तैयार किए जाएंगे। इसके तहत तो पीएम श्री जो ये योजना है इसके तहत तैयार किए जाए। अब यहाँ पर ये स्कूल कैसे होंगे? तो ये केंद्र सरकार के भी स्कूल हो सकते हैं, ये राज्य सरकार के भी हो सकते हैं, स्थानीय निकायों के भी स्कूल हो सकते हैं, इनके द्वारा प्रबंधित ये स्कूल हो सकते हैं और प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी यहाँ लेवल तक ये स्कूल हो सकते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य एक तो एनईपी हो गया, यानी एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। उनको मॉडल स्कूल के रूप में इतने स्कूलों का टारगेट रखा गया। हालांकि 13,070 स्कूल अभी इसमें लगभग समाहित हो चुके हैं, इस मॉडल को अपना चुके हैं। लक्ष्य कितना है? तो लक्ष्य है 14,500, इसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसकी पेडागोगी कैसी हो, यानी कि समावेशी शिक्षा हो, जिसमें सबको समाहित किया जाए और एक ऐसा पोषणकारी माहौल बनाया जाए जिससे कि जो भी बच्चा हो उसका एक समग्र विकास हो सके, यानी कि कंप्लीट उसका जो डेवलपमेंट है वो हो सके। और साथ ही साथ ये तो पेडागोगी के स्तर पर सुधार हो गया और दूसरा यह है कि जो आधुनिक संसाधन होते हैं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार की बात की जा रही है और जो भी आधुनिक सुविधाएं हैं वो उनको इस तरीके से तैयार करने के लिए दी जाएगी। ये इसका उद्देश्य है। बेसिकली क्या उद्देश्य है मुख्य तौर पर? तो जो पेडागोगी के लेवल पर यानी कि शिक्षण पद्धति में सुधार, जिसमें कि आगे और विशेषताएं क्या है उसको आपको बताएंगे, और साथ साथ एनईपी 2020 को लागू करना, एक मॉडल स्कूल का हम कह सकते हैं एक मॉडल, एक नमूना तैयार करना जिसको देख के बाकी विद्यालय बाकी तो अनुकरण कर सके। फंडिंग, अब इसको फंडिंग कैसे होगी? तो देखिए, इसमें भी 3 श्रेणियां हैं। फंडिंग की अगर बात करेंगे, सबसे सिंपल श्रेणी ये है जिसमें कि 60% फंडिंग कौन करेगा?
60% फंडिंग करेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें 40% जो फंडिंग है वो किसके द्वारा की जाएगी, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। ठीक है, ये एक सिंपल सा फार्मूला है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि कुछ ऐसे विशेष राज्य होते हैं जहां पर सुविधाएं उतनी आसानी से मुहैया नहीं हो सकती, जैसे कि पूर्वोत्तर के राज्य हो गए, जो हिमालयी राज्य हो गए। इसमें इसी कैटेगरी में जम्मू कश्मीर को भी रखा गया है। यहाँ पर फंडिंग कैसी होगी, तो यहाँ पर 90% जो है वो फंडिंग सेंट्रल के द्वारा की जाएगी, और यहाँ पर 10% ही राज्य को यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा। तो ये दूसरा है। और तीसरी एक श्रेणी भी है, बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश जो होंगे वहां पर 100% जो है वो केंद्र सरकार ही फंडिंग करेगी। तो फंडिंग का अनुपात ये है, ये आपको बताया गया। समय आपको पहले ही बताया जा चुका है कि 2022-23 से लेकर 2026-27 तक का टारगेट है कि जो 14,500 मॉडल स्कूल है उनको तैयार किया जाएगा, जहां एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित शिक्षण पद्धति होगी, और उसी के अनुकरण के आधार पर बाद में अन्य जगहों पर देखा गया। अब देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, मुख्य विशेषताओं पर भी एक नजर डाला। देखिए मुख्य विशेषताओं की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सबसे पहली तो ये विशेषता है कि जो छात्र हैं उनको सबसे पहली चीज जो ध्यान दी जाएगी, किस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, वो है उनके कौशल के ऊपर। यानी कि उनके सीखने का जो तरीका है, उनके किसी भी चीज के संचार का जो तरीका है, हम कह सकते हैं कि जो सहयोग है, संचार में सहयोग है, या आलोचनात्मक उनकी जो अप्रोच है, सोच है, उसको डेवलप कैसे किया जाए। सिर्फ रटने वाली चीज नहीं, बल्कि उनके अंदर एक किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करने का जो अप्रोच है वो कैसे हो पाए, ऐसा कौशल डेवलप करना। तो ये चीज स्किल के लेवल पर, ये स्किल कैसे डेवलप की जाएगी, एक तो ये चीज है। इसके लिए अब सबसे जरूरी जो चीज है वो क्या है, तो शिक्षण पद्धति यानी जो पेडागॉगी है, पेडागॉगी जो है उसको कैसे सुधारा जाए, यानी कि शिक्षण पद्धति को कैसे सुधारा जाए। इस शिक्षा पद्धति में अमूमन जैसे गणित की पढ़ाई कहीं पर हो रही है तो उसमें अंकों को बोलकर लिखकर पढ़ा दिया जाता है, बच्चे रट लेते हैं, जान जाते हैं। लेकिन इस लेवल पर प्राइमरी और हम कह सकते हैं उससे ऊपर तक सीनियर अगर हम बात करें तो उस लेवल पर भी जाकर, तो वहां पर जो शिक्षण पद्धति है उसको कैसे हम व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर बनाए, यानी कि गणितीय अंक अगर पढ़ाया जा रहा है किसी को तो उसके मॉडल बना के, कुछ कलर्स के आधार पर, कुछ खिलौने ऐसे बना के उनको पढ़ाया जाए ताकि वो अनुभव आधारित ज्ञान को अर्जित कर सके। और जो सीखना है वो शिक्षार्थी केंद्रित व्यवस्था हो, जो पेडागॉगी हो, शिक्षण पद्धति हो, शिक्षार्थी केंद्रित हो, यानी कि जो लर्नर है उस पे सेंट्रलाइज हो शिक्षण पद्धति, इस पद्धति को इसमें अपनाया जाए। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरी जरूरी चीज क्या है किसी भी जगह पर बेहतर शिक्षा के लिए, वो है उसका इंफ्रा। इंफ्रा के लेवल पर क्या किया जाए कि वहां पर कुछ ऐसी चीजों को हम बना दें, जैसे एक तो खिलौने के माध्यम से हम सिखा रहे हैं, या स्किल लैब बनाते हैं। अगर कोई व्यावसायिक शिक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए स्किल लैब बनाया जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो, अनुभव आधारित अगर ज्ञान देना है तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो स्मार्ट क्लासरूम बनाए, कंप्यूटर लैब वहां पर होना चाहिए, जो स्किल लैब है वो डेवलप कर सके, ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। और चौथी चीज एक और है कि आज के शिक्षण पद्धति में अगर हम शुरू से ही इन्वायरमेंट का रोल कितना है हमारे जीवन में वो महत्वपूर्ण है। हायर क्लासेस में जाके जब इन्वायरमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं तो वो एक सैद्धांतिक बात लगती है, लेकिन अगर शुरुआती दौर से ही इन्वायरमेंट या जल संरक्षण की बात अगर पढ़ाई जाने लगे, कचरा जो है उसका पुनर्चक्रण कैसे होता है, यानी कि जो ग्रीन इनिशिएटिव्स वो शुरुआती दौर से ही अगर पढ़ाई जाएंगी तो एक हैबिट का हिस्सा हो जाएगी। जैसे कंपोस्ट पिट है, उससे खाद कैसे बनाई जाती है, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसके बारे में अगर शुरुआती दौर से ही सिखाया जाए तो ये चीजें क्या होंगी, शुरुआती बुनियादी शिक्षा जो है एकदम शुरुआत की जो शिक्षा है अगर उसमें ये सारी चीजें शामिल होंगी तो ऊपर लेवल पर जाकर हम इस चीज को और बेहतर तरीके से सीख भी सकेंगे और इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे, और नए नए इनिशिएटिव ले सकेंगे, नए नए आइडियाज आ सकेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें इसकी विशेषताएं हैं। यानी कि कौशल का विकास करना है शिक्षण पद्धति पेडागॉगी लेवल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर, और ग्रीन इनिशिएटिव जैसे पहल को इसमें करना है। तो ये इसकी विशेषता है। दूसरी चीज है, अब सवाल ये है कि ये जो पीएम श्री योजना है, इस स्कूल योजना में राज्यों का विरोध क्यों था। सुनने में तो ये सारी योजना बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन राज्य इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो देखिए हर राज्य का विरोध करने का अपना एक तरीका था। अब ये जो स्कूल होंगे, एक चीज और आपको बता दें कि ये जो स्कूल होंगे, स्कूलों को जो फंडिंग दी जाएगी वो किस आधार पर दी जाएगी, पहले उसको समझ लीजिए। फंडिंग दी जाएगी उसके लिए चेकलिस्ट मॉनिटरिंग टूल डेवलप किया गया, जिसको कि SQAF कहा गया। क्या कहा गया, SQAF कहा गया। ठीक, अब इसके आधार पर ही इसमें एक ऐसा मानक है, जो कुछ हाई लेवल के उच्च मानक बनाए गए, जो सर्वश्रेष्ठ प्रैक्टिस
जो स्कूल करेगा, यानी कि जो बेस्ट प्रैक्टिस करेगा, इन मानकों पर जो स्कूल खरा उतरेगा, उसी के आधार पर उस स्कूल की रैंकिंग तय होगी। और उस असेसमेंट के बाद, यानी कि उन मानकों पर कौन सा स्कूल कितना खरा उतर रहा है, उसका असेसमेंट करने के बाद स्कूलों को रैंकिंग दी जाएगी और उसी के आधार पर उनको फंड आवंटित किया जाएगा। तो SQAF की जो व्यवस्था बनाई गई, ये इसी पर बनाई गई। अब कुछ जो स्टेट थे जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कुछ का इसके कुछ क्लास को लेकर विरोध है, वो अलग अलग विरोध स्टेट कर रहे थे। लेकिन इसी आधार पर अभी जैसा कि केरल का हालिया मामला है, केरल के मामले में केंद्र सरकार ने क्या किया था, 2024-25, 2025-26 में जो समग्र शिक्षा है उसके तहत जो राशि आवंटित की जाती है उसको रोक दिया था। अब इससे लगभग 1150 करोड़ रुपए की राशि से केरल महरूम रह गया। तो उसको लगा कि हमारे यहाँ की जो प्रारंभिक शिक्षा है, चाहे वो प्राइमरी लेवल की हो या सीनियर सेकेंडरी लेवल की, वो प्रभावित हो रही है। तो केरल ने फिलहाल केंद्र के साथ MOU पर हस्ताक्षर कर लिया है। अब देखिए इसमें विरोध केरल का पहले क्या था, केरल जो है NEP 2020 लागू करने के प्रावधान पर ही आपत्ति कर रहा था, इसीलिए इसका विरोध था। लेकिन फिर केरल फिलहाल इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तमिलनाडु का विरोध अब भी है। तमिलनाडु के विरोध का कारण क्या है, तो NEP को पूरी तरह से लागू करने की जो बाध्यता है उस पर तमिलनाडु का विरोध है। पश्चिम बंगाल भी एक है राज्य ऐसा, तो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने अभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। पहले दिल्ली और पंजाब का भी विरोध था। पश्चिम बंगाल का विरोध क्यों था, तो पश्चिम बंगाल का ये कहना है कि इसमें जो PM श्री नाम जोड़ने की जो बाध्यता है, उससे कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अपनी ब्रांडिंग कर रही है। क्योंकि इसका ये तर्क है पश्चिम बंगाल का कि इसमें राज्यों की भी हिस्सेदारी है 40% की, तो इस पर PM श्री जोड़ने पर इनको आपत्ति थी। तो ये इनका अपना मसला है। दिल्ली और पंजाब ने भी विरोध किया था शुरुआती दौर में, लेकिन फिलहाल दिल्ली और पंजाब ने एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ अन्य जगहों पर जहां पर दूसरी सरकारें हैं, उन लोगों ने भी इसका विरोध अपना अपना दर्ज किया है। तो ये कुछ प्रमुख विरोध भी रहे हैं। फिलहाल अभी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये विरोध है और कुछ तमाम राज्य जो है एक्सेप्ट भी कर लिए हैं, फंडिंग रोकने की वजह से या दबाव की वजह से या जिसकी वजह से। लेकिन सवाल ये है कि इसमें आगे की राह क्या हो सकती है। ये जो गतिरोध है, इस गतिरोध को दूर भी तो किया जा सकता है। उसके लिए क्या किया जा सकता है, तो देखिए उसके लिए कहीं भी जो आगे की राह होती है उसके सबसे प्रमुख बिंदु जो होता है, पहला बिंदु होता है, किसी भी चीज में अगर मतभेद होता है तो सबसे प्रमुख चीज क्या होती है, वो होती है संवाद। अगर कहीं भी आप किसी भी मतभेद की स्थिति को हल करना चाहते हैं तो संवाद को ब्रेक मत करिए। केंद्र और राज्य के बीच में जो संवाद है वो होना चाहिए। केंद्र और राज्य के बीच में संवाद होगा तभी इस केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय होगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन। अब इसमें NEP के भी कुछ सकारात्मक पहलू हैं और साथ साथ राज्यों की अपनी शैक्षिक स्वायत्तता भी है। इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना जरूरी है। यानी कि NEP, ऐसा तो नहीं है कि NEP का पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, और साथ साथ राज्य के अपने कुछ शैक्षिक स्वायत्तता भी है। तो स्टेट का अपना जो शैक्षिक स्वायत्तता है और NEP के जो सकारात्मक बिंदु है, इन दोनों के बीच में कैसे उचित समायोजन बनाया जाए, इस पर विचार करने की जरूरत है। ये एक दूसरा पहलू है। तीसरी बात यह है कि किसी भी व्यवस्था के सफल होने में एक बहुत बड़ा कारण होता है पारदर्शिता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी। अब पारदर्शिता होगी, यानी कि अगर मान लीजिए आपने पारदर्शी व्यवस्था बनाई, पारदर्शी व्यवस्था का मतलब कि आपने कहा कि जो हमने पैरामीटर सेट किया है SQAF में, जो मानदंड बनाए हैं, उसमें जो स्कूल जितना बेहतर प्रदर्शन करेगा उसी के आधार पर उसको फंडिंग हो। अब वो मानक क्या क्या है, वो मानक ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, सबको दिखने चाहिए, ताकि पता चले कि SQAF का जो मानक है उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है, वो सबके लिए एक समान है। जो बेहतर प्रदर्शन करेगा वो उसको फंडिंग में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, किसी प्रकार के हम कह सकते हैं भेदभाव का आरोप नहीं लगेगा। तो एक तो ये हो सकता है, तो संवाद करना पड़ेगा। NEP और स्टेट के अपने शैक्षिक स्वायत्तता के बीच में संतुलन बनाना होगा। एक पारदर्शी व्यवस्था बनानी पड़ेगी ताकि राज्यों की स्वायत्तता भी बनी रहे और हम इसके दिशा में बेहतर प्रयास कर सकें और इसका जो हम कह सकते हैं बेहतर रिजल्ट पा सकें। तो ये आगे की राह हो सकती है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए अब चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ, और इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह छोड़ते हैं आपके ऊपर। आप जवाब दीजिए इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में। PM श्री योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2019, 2020, 2021 या 2022? इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।